हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशंस लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट 120 मार्क्स इन CSIR नेट फिजिकल साइंस एग्जाम्स। तो जैसे कि दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि इस बार की जो हमारी कट ऑफ गई थी, मतलब इस बार CSIR नेट दिसंबर 2024 की जो कट ऑफ गई थी, उसमें हमने देखा कि 108 मार्क्स यानी कि 108 मार्क्स के लगभग हमारी कट ऑफ गई थी। तो अब जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे 110 या 120 मार्क्स को अचीव कर पाएँ और एक अच्छी रैंक और एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएँ। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या क्या बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स जो पेपर एनालिसिस है, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, 3.5 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आए, 5 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे अपने स्टडी आवर्स को मैनेज कर सकते हैं। और फिर दोस्तों हम यहाँ पे आपका देखेंगे कि रिवीजन हम यहाँ पे दोस्तों कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिवाइज दी सिलेबस। तो इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर सेशंस में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आप देख सकते हैं कि CSIR नेट फिजिकल साइंस है ना, पेपर एनालिसिस पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो हमने यहाँ पे दोनों ही पेपर का एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे जो मेरे पास डाटा है वो आपका जो फेब 2022 में जो एग्जाम हुआ था और जो लास्ट हमारा दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसके हमने यहाँ पे दोस्तों डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके हम यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स में, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास 3.5 मार्क्स है। तो 3.5 मार्क्स के मैथमेटिकल फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आए थे। 5 मार्क्स में आपके 3 क्वेश्चंस आए थे, है ना। अगर हम देखें दिसंबर 2024 में तो 4 क्वेश्चंस आपके 3.5 मार्क्स के आए हैं और 3 क्वेश्चंस आपके दोस्तों यहाँ पे 5 मार्क्स के आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात करते हैं तो फरवरी 2022 में यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चंस आपके 3.5 मार्क्स के हैं और 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 5 मार्क्स के हैं। सेम चीज दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 में पूछे गए हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से और 3 क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ पे 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने पूरा का पूरा डाटा आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस डाटा को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज बताना में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया है कि अगर हम देखें कि मैथमेटिकल फिजिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो एवरेज अगर हम देखें तो ये हमारे पास दोस्तों आपका एवरेज है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि मैथमेटिकल फिजिक्स यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है दोस्तों आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है ना, तो इसमें अगर आप देखोगे तो फरवरी 2022 में आपके 8 क्वेश्चन आए थे, सितंबर 2022 में 10 क्वेश्चन आए थे, और जून 2023 में 9 क्वेश्चन थे, दिसंबर 2023 में 9 क्वेश्चन आए थे, और जून 2024 में 9 क्वेश्चन थे, दिसंबर 2024 में आपके 7 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की तो 8 क्वेश्चन आपके 2022 में पूछे गए थे, 7 क्वेश्चन आपके 2022 सितंबर में पूछे गए थे। इसी तरीके से 8 क्वेश्चन दोस्तों आपके इस बार के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके 2022 में आए थे, 9 क्वेश्चन आपके 2022 सितंबर में आए थे, जून 2023 में 8 क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में आपके 11 क्वेश्चन है, जून 2024 में 11 क्वेश्चन है, और दिसंबर 2024 में आपके 9 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्वांटम मैकेनिक्स का कितना वेटेज है, तो है ना। तो ये सारा का सारा डाटा आपके सामने है। आप इस डाटा को एक बार अच्छे से रीड कीजिए और उसके हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है। तो अगर आप देखेंगे शुरू के जो 4 सब्जेक्ट हैं दोस्तों यहाँ ले, तो इसमें से आप देखेंगे कि 8 से 9 क्वेश्चन ऑन एवरेज आपके इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे लास्ट 5 ईयर्स का पेपर एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि 3.5 मार्क्स में और 5 मार्क्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं और ओवरऑल हमारे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको ये सही में नॉलेज होगी, है ना, तो उसी हिसाब से फिर आप अपने सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे और आप देख पाएंगे कि किसको ज़्यादा कवर करना है और किसको कम समय देना है। ठीक है,
अब हम दोस्तों बात करते हैं कि हम कैसे अपने यहाँ पे टाइम को मैनेज करें। तो ये हमारे पास है दोस्तों स्ट्रेटेजी प्लान फॉर CSIR नेट जून 2025 के लिए, है ना। तो जून 2025 के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाया है। हो सकता है कि ये प्लान आपकी हेल्प करे। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हर कोई यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, हर किसी की जो मतलब जो डेली रूटीन है वो हर किसी का अलग अलग है ना। तो ये एक कॉमन है, ठीक है। आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अपनी जो डेली लाइफ है उसको आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना टाइम मैनेज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर दोस्तों आपकी 4 बिग यूनिट्स होती हैं, है ना। तो एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी EMT, एक हमारे पास होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होती है मैथमेटिकल फिजिक्स और एक होती है दोस्तों आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो हमारी 4 यूनिट है ये आपकी बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग यूनिट्स है। तो इसको हमने दोस्तों अलग रखा है। इसी की तरीके से 5 हमारे पास यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स हैं, है ना। जैसे उसमें आ जाती है आपकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे पास 5 आपके स्मॉल टॉपिक्स हैं। अब इनको पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 7 आवर स्टडी प्लान टू अचीव गोल। अब देखो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे लमसम 2 महीने का समय है या उससे कम का समय है ना। या तो हमारे पास 55 डेज होंगे या मोर देन 50 डेज हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि इतने दिन हमारे पास हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी स्टडी प्लान्स को ब्रेक करते हैं। अब देखो यार पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, एटलीस्ट दिन में आपको 7 आवर्स की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको 2 महीने के अंदर सब कुछ कवर करना है, सब कुछ रिवाइज करना है ना, सब कुछ PYQs करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो भाई 7 आवर्स की डेली स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। मैं कोई IAS कोई PCS एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आपको 17-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप डेली 7 आवर्स किसी तरीके से निकाल पाते हैं अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। और ये स्टडी आवर्स आपके जो ऑफलाइन कोचिंग है, जो ऑनलाइन कोचिंग है उसके अलग से है। ये नहीं कि आप उसमें 2 घंटे ऑनलाइन की जोड़ दोगे, 2 घंटे ऑफलाइन की जोड़ दोगे, ठीक है, वो नहीं चलेगा। ये आपकी सेल्फ स्टडी प्लान है, ठीक है, क्योंकि वहां तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो मैं उसको इंक्लूड इसमें नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी सेल्फ स्टडी जो आप खुद से करोगे ये वाला प्लान है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को कवर करोगे, तो भाई मॉर्निंग में, है ना, जो आपके पास जो भी मान लिया आपकी सुबह 7 बजे की कोचिंग है या सुबह 8 बजे की कोचिंग है, तो भाई 2 घंटे पहले उठ के आप मॉर्निंग में इसको पढ़ सकते हैं। तो मॉर्निंग में आपको दोस्तों 2 आवर्स एक स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, स्मॉल यूनिट मैंने आपको बताई थी 5 स्मॉल यूनिट में से किसी भी एक को आप ले सकते हो। फिर आफ्टरनून में भी एक स्मॉल यूनिट्स आप ले सकते हो आफ्टर लंच, है ना, आप इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इवनिंग में, ठीक है, आप एक 3 आवर्स का बिग यूनिट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 7 आवर्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यार अगर मैं ये सब कुछ बात कर रहा हूँ 60 डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको लगेगा सर 7 घंटे बहुत हो रहे हैं। भाई 7 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे अगर आप प्रॉपर स्टडी करोगे, प्रॉपर सिटिंग करोगे, ठीक है। और ये चीज़ें अगर आप 20 डेज तक करते हो, मतलब अगर आप इस चीज़ को 20 डेज तक पढ़ते हो, है ना, तो आपकी 3 यूनिट दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों फिर आपको नेक्स्ट 20 डेज के लिए फिर वही करना है, फिर उसके अगेन नेक्स्ट 20 डेज के लिए आपको ये करना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे जितने भी 9 के 9 सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं पहले बता रहा हूँ कि सिलेबस कभी भी आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सिलेबस के पीछे ना भागते हुए आप ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, किससे फ्रिक्वेंटली PYQs पूछे जा रहे हैं, तो उसी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, उसी के PYQs लगाइए, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरा का पूरा सिलेबस रख के बैठोगे फिर आप बोलोगे सर 120 डेज में तो ये हो नहीं पा रहा है, तो वो होगा भी नहीं, इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो टॉपर स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं जाते हैं। तो आप PYQs क्वेश्चंस लगाइए, PYQs क्वेश्चंस लगाने से आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ भाई इस लेवल के क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा, इन एग्जाम्स एवरी यूनिट हैज सेम वेटेज। तो देखो दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, कि जो आपके शुरू के जो 4 यूनिट्स हैं, है ना, जो शुरू के 4 जो स्टार सब्जेक्ट हैं उसमें आपके ऑन एवरेज 9 से या 8 से 7 या 7 से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं कि किसी में 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 15 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा नहीं है। तो सबका वेटेज इन्होंने सेम रखा हुआ है क्योंकि इनको पेपर सभी सब्जेक्ट से बनाना है, ठीक है।
तो इसलिए ऐसा मत कीजिए कि केवल क्वांटम ही पढ़ रहे हो, मैथ को इग्नोर कर दिया, या केवल आप सॉलिड पढ़ रहे हो तो न्यूक्लियर को छोड़ दिया। भाई सबको लेके चलना है ना। तो ये चीजें हैं। तो सो स्पेशल फोकस ऑन स्मॉल यूनिट्स। और दोस्तों साथ में आपको जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जैसे आपका न्यूक्लियर है, आपका एसएसपी है, आपका दोस्तों यहाँ पे एटॉमिक है, भाई इसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर हम लास्ट एग्जाम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसमें भी पूछे जाते रहे हैं। अब बात है फ्रॉम बिग यूनिट्स, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टडी शॉर्ट्स कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट, ये आप लोग सब दोस्तों यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों आपके लिए है ना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़े से टिप्स देना चाहता हूँ कि जो हमारे टिप्स है वो क्या हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लगाइए। हाँ, तो फिर दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बता रहा था कि हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो मैंने आपको पहले बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के क्या फायदे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो तो एक तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चन और किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको दोस्तों करना ही करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। 2011 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों मेक्स शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले शॉर्ट नोट्स से काम आते हैं। जितने मर्जी आप मोटे मोटे रजिस्टर बना लीजिए, है ना, लास्ट टाइम में उनको आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डाल लीजिए। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि 4 से 5 जो पेपर होते हैं उसके अंदर आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कवर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपको क्या करना है कि 5 पेपर के अंदर आपको पूरा का पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स लेके आना है, बजाय इसके कि आप मोटे मोटे रजिस्टर वहाँ पे बना रहे हो। फिर दोस्तों हमारे पास है प्रिपेयर एप्टीट्यूड। तो देखो CSIR नेट का एग्जाम है, तो एप्टीट्यूड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि बहुत से लोग एप्टीट्यूड को इग्नोर कर देते हैं, तो आप एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप 5 से 6 क्वेश्चंस भी एप्टीट्यूड के कर लेते हो तो 10 मार्क्स तो आपके एटलीस्ट बन ही रहे हैं। तो इसलिए आपको एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं करना है। आप वीकेंड पे एप्टीट्यूड पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एप्टीट्यूड की क्लासेस आपको दे रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेली यहाँ पे एप्टीट्यूड के कुछ ना कुछ सेशंस अपलोड करता रहता हूँ, तो वो भी आपकी यहाँ पे हेल्प कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों ट्रिक्स फॉर मेमोराइजेशन। ठीक है, अब देखो यार 75 क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम्स में सॉल्व करने हैं और 3 घंटे का समय होता है, और 75 क्वेश्चन में भी से भी आपको 55 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। और उसमें से भी दोस्तों चॉइस होती है कि पार्ट ए में इतने करने हैं, पार्ट बी में इतने करने हैं, पार्ट सी में इतने करने हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि मान लीजिए अगर आपको 75 में से 40 क्वेश्चन भी करने हैं दोस्तों, तो फिजिक्स का पेपर है यार, और फिजिक्स के पेपर्स में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंदी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप एक एक क्वेश्चन वहां बैठ के सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और फिर आप है ना एंजाइटी डिप्रेशन में आप क्वेश्चंस को गलत करके आओगे। तो इसलिए यह है कि अगर कुछ क्वेश्चंस आप रट सकते हो, कुछ चीज़ें आप रट सकते हो, कुछ चीज़ों को अगर आप मेमोराइज कर सकते हो, तो वो आपकी कैलकुलेशंस में, आपका है ना एरर में, मतलब हर चीज़ में वो आपको सेफ रखेगी। तो इसलिए है कि आप कुछ चीज़ों को मेमोराइज कर लीजिए, जिससे कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप उसको थोड़ा सोच के, थोड़ा याद करके टिक कर सकते हो, है ना, इंस्टेड ऑफ कि आप हर कैलकुलेशंस की कैलकुलेशंस करो। उसके बाद है दोस्तों रिवाइज फॉर्मूले। ठीक है, अब मैंने देखा है यार बहुत से स्टूडेंट्स है ना फॉर्मूले को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। एग्जाम्स में क्या होता है ना, जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक वाली स्थिति में आ जाते हैं। फिर हमको छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगती है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई फॉर्मूला आपने याद किया, ठीक है, अब आपको ये दिक्कत हो रही है और वो फॉर्मूले पे ही आप पे कोई क्वेश्चन होगा, तो दिक्कत ये हो जाती है कि यार 1/r² था फॉर्मूले में, या 1/r³ था, या भाई e⁴ था, या e⁴ था, या इसके आगे माइनस का साइन था, या क्या था। तो ये जो एरर होती है ना, ये जो चीज़ें होती हैं, ये एग्जाम्स में फिर हमको इफेक्ट डालती हैं। तो इसलिए है कि आप डेली फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, है ना। और रिवाइज कैसे हो सकता है, देखो रट्टाफिकेशन तो नहीं चलेगा, है ना।
अगर कुछ चीज़ फॉर्मूले से सॉल्व हो रही है तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, जिससे कि आपके फॉर्मूले रिवाइज होंगे। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के खाली पेज पलटे जा रहे हो और फॉर्मूले रटे जा रहे हो, और जब तक आप उन फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं करोगे तो आप जितना मर्जी रट लीजिए, जितना मर्जी याद कर लीजिए, फिर आप उसके साथ फैमिलियर नहीं हो पाओगे। फिर है दोस्तों लीव टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। अब यार ये हैबिट आपको डालनी है अपने अंदर। देखो मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चंस सेलेक्ट करने से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है ना? क्योंकि पेपर में 75 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको मैंने पहले बता दिया कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं। उसमें से भी दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मुझसे हो सकता है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो सकता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है तो इसको मेरे को छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस करोगे तो पता चला कि आप 5-10 मिनट एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए हो हाथ धो के, और फिर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, और मान लीजिए कर भी दिया तो आंसर गलत आ रहा है। तो दोस्तों हुआ क्या कि जिस 15-20 मिनट में आपने एक क्वेश्चन को दिए, उसकी जगह आप 2-4 क्वेश्चन और कर सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लीव टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशंस हैं, है ना, क्वेश्चन आपका बीच में फंस सकता है, और आपको ये फील हो रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन का टाइम करूंगा तो बीच में कहीं इंटीग्रेशंस में, कहीं डिफरेंशिएशन में मैं फंस सकता हूँ, तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है दोस्तों मेक डिस्टेंस फ्रॉम दी सोशल मीडिया। अब यार 2 महीने के लिए आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से कटना पड़ेगा। ठीक है, आप मतलब देखो आज की डेट में मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि आप मोबाइल को बंद करके रख दीजिए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, स्टडी भी ऑनलाइन होती है, आप मेरा वीडियो भी ऑनलाइन देख रहे हो। ठीक है, तो बस आप क्या कर सकते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे आप थोड़ा सा लिमिट लगा लीजिए। यूट्यूब पे तो आप अब क्या ही कर सकते हैं, यूट्यूब तो बंद नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको लिमिट लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों डोंट पैनिक एंड हाइपर। अब देखो जैसे जैसे आपके दिन मतलब एग्जाम के दिन पास आते जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई ह्यूमन नेचर है, हम पैनिक करते हैं, हम हाइपर भी होते हैं। देखो एज ए टीचर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं कोई आपके लिए सेशन डिजाइन करता हूँ तो मैं भी पैनिक होता हूँ। ठीक है, कि यार मेरे को इतना कोर्स खत्म कराना है, बच्चों को ये पढ़ाना है, बच्चों को वो पढ़ाना है, तो ये स्वाभाविक नेचर है, ये हमारे ब्लड में है भाई कि हम पैनिक करेंगे, हम हाइपर होंगे। बस उसको थोड़ा सा हमको कंट्रोल में लेके आना है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे हाँ एग्जाम में जाके पैनिक कर देते हैं, और उनको जो आता है वो भी फिर वो गलत करके आते हैं, और सिर्फ किसकी वजह से हाइपर हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और फिर बस 3 घंटे के चक्कर में सारा पेपर खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको नहीं करना है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सर अगर हम 120 मार्क्स अगर लेके आना चाहते हैं तो इसको हम कैसे लेके आना चाहते हैं। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको है ना एक तरीके से मैं आपको हल्की सी कैलकुलेशन यहाँ पे अगर बताना चाहूँ तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास है ना 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए होता है दोस्तों, हमारे पास दोस्तों पार्ट बी होता है, और हमारे पास दोस्तों आपका पार्ट सी होता है। अब पार्ट ए में आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं दोस्तों? 15। पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस करने होते हैं दोस्तों? आपको 20। और पार्ट सी में भी कितने क्वेश्चंस करने होते हैं दोस्तों? आपको 20, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि पार्ट ए में आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी करिए, तो मैं एक तरीके का आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिए, 10 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिए, और 10 क्वेश्चन आपने दोस्तों यहाँ कर लिए, है ना। हम एवरेज लेके चल रहे हैं। अब आपको पता है कि ये 2 मार्क्स का होता है, ये आपका 3.5 मार्क्स का होता है, और ये आपका दोस्तों 5 मार्क्स का होता है। तो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये हमारे 20 मार्क्स आ गए 2 नंबर के हिसाब से, ये हमारे 35 मार्क्स आ गए, और ये हमारे दोस्तों 50 मार्क्स आ गए। अगर आप इनका टोटल करोगे तो यहाँ से आपके 105 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप 10-10 क्वेश्चन करते हो, है ना। मतलब आप क्या करें, आप 100 के पार चले गए, और इस बार का कट ऑफ कितना गया था? 108 मार्क्स। तो 105 मार्क्स तो आपके आए रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है दोस्तों, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप पार्ट ए के 10 के 10 क्वेश्चंस करके आओगे। ठीक है, हो सकता है आपने पार्ट ए में 5 क्वेश्चंस करे। ठीक है, तो आपको फिर अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बी और सी में बढ़ाने पड़ेंगे। अब बी में आपको 15 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और सी में आपको 12 क्वेश्चंस के आसपास करने पड़ेंगे। तो घुमा फिरा के अगर मैं देखूं कि यहाँ पे आपने क्वेश्चंस कम करे, मान लीजिए आपने इसमें 5 क्वेश्चंस कम करे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पहले हम कितने क्वेश्चंस कर रहे थे? 30 क्वेश्चंस कर रहे थे, और 30 क्वेश्चंस करके मतलब पार्ट ए में मैंने 10 करे, पार्ट बी में 10 करे, पार्ट सी में मैंने 10 करे। तो मैं 30 क्वेश्चंस करके 105 नंबर लेके आ पा रहा था। पेपर में क्वेश्चंस कितने आते हैं दोस्तों? 75।
तो 75 में से आपने अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व करे तो आपके पास 45 क्वेश्चंस की यहाँ पे चॉइस है, और 30 क्वेश्चंस करने से ही आपका दोस्तों यहाँ पे मतलब नेट तो क्वालिफाई हो रहा है। अगर मैं इस साल कट ऑफ को देख के चलूँ तो JRF नहीं हो पाया, लेकिन भाई साहब हर बार ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ आपकी 100 प्लस जाएगी, है ना। हो सकता है कि इस बार की कट ऑफ 100 हो या 100 से कम भी हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 क्वेश्चंस बिल्कुल सही टिक करके आए हो, बिल्कुल नो नेगेटिव मार्किंग, तो दोस्तों आपका क्या हो गया है यहाँ पे JRF। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है कि इन 30 क्वेश्चंस को आपको कर देना है दोस्तों 40, है ना। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप गलत भी करोगे, है ना, तो नेगेटिव भी होगा। तो अगर आप दोस्तों 40 क्वेश्चंस कर देते हो 75 क्वेश्चंस में से, है ना, मतलब आपके 75 क्वेश्चंस आए, 40 आप करोगे, तो 35 क्वेश्चंस की आपके पास क्या है दोस्तों चॉइस, ठीक है। तो 35 क्वेश्चंस में से आपको केवल 40 क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आपने 40 क्वेश्चन किसी भी हालत में अगर दोस्तों अटेम्प्ट कर लिए और सही कर दिए, ठीक है, तो आपका भाई दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हारा JRF यहाँ पे नहीं रोक सकती। ठीक है, बस आपको एक कैलकुलेशन बैठानी है कि मैं 40 क्वेश्चंस कैसे कर सकता हूँ, और इसमें नेगेटिव भी आ जाता है कि भाई एक दो क्वेश्चन आपके नेगेटिव भी होंगे, है ना। तो घुमा फिरा के आपको दोस्तों किसी भी एनी हाउ आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मतलब करने हैं, ठीक है। तो ये था, अब मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, बस मैंने आपको बता दिया, और आप भी प्रिपरेशन के टाइम पे हो, तो इसलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मेरे को यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इंस्टाग्राम तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जाके दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलो फिर आप सभी लोगों को एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट है, प्रिपरेशंस के लिए ऑल दी बेस्ट है, गुड लक है कि जो भी आप पढ़ें वो एग्जाम में आपके आए, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।